Alright, so this is day 2 of PT 365 of environment. ठीक है. So अब नेक्स्ट टॉपिक से चालू करते हैं, विच इज द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एनडीसीज. तो एनडीसीज आप लोगों ने सुना ही होगा. पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हर कंट्री के ऊपर एक कुछ अपने वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्हें बताने थे, जिसके थ्रू वो जो क्लाइमेट एक्शन है उसके अगेंस्ट अपने जो एफर्ट्स है वो बाकी कंट्रीज को कम्युनिकेट कर सकती है. ठीक है. सो इंडिया ने इनिशियली एनडीसीज के अंदर 3 गोल बनाए थे, राइट. वो आगे देखेंगे. और फिर इन ईयर 2022 उस चीज को वापस रिफॉर्म किया और अब हमारे पास 5 गोल्स हैं एनडीसीज के अंदर. ठीक है, जिन्हें हम फेमसली पंचामृत बोलते हैं, राइट. सो इससे रिलेटेड चीज पता होना चाहिए. ये न्यूज में इसलिए बिकॉज यूएनएफ ट्रिपल सी का जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने रिलीज किया है एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. ये रिपोर्ट हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं. इसमें बेसिकली यही बात किया गया था, जो डिफरेंट कंट्रीज अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस लिए हैं और उससे जो एमिशन में इंक्रीज है, इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 8.8% बाय 2030, राइट. मतलब जो भी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अभी तक कंट्रीज ने लिया है उससे जो एमिशन है ये बढ़ेगा. ऑल्दो इसका जो रेट है थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, बट स्टिल ये बढ़ेगा. एंड 8.8% से बढ़ेगा बाय द ईयर 2030, राइट. और दूसरा हम लोगों ने देखा था 40% जो पार्टीज है या कंट्रीज है उन्होंने हाईलाइट किया द रोल ऑफ द लोकल कम्युनिटीज इन एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, राइट. सो ये चीज हम लोगों ने पहले भी देख ली थी, बिकॉज ये वाली रिपोर्ट हम लोगों ने पहले भी स्टडी करी है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ये एनडीसीज क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. तो पोस्ट 2020 जो क्लाइमेट एक्शन चालू किया गया था उसमें स्पेसिफिकली ये रिक्वेस्ट किया गया था अंडर द पेरिस एग्रीमेंट कि हर पार्टी को हर 5 सालों के अंदर अपना ये जो एनडीसीज का जो टारगेट है इसको रिन्यू करना है. ठीक है, रिन्यू करना है या फिर री करना है या उसे और स्ट्रेंथन करना है. ठीक है. एंड दिस वाज आल्सो हाईलाइटेड बाय द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट signed by the countries during the COP26 of UN FFFC and had requested parties to revisit and strengthen the 2030 targets in their NDCs by the end of 2022. ठीक है. सो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में बेसिकली यही बोला गया था कि जो जो कंट्रीज ने एनडीसीज लिए हैं उन्हें वापस रिविजिट करो और उन्हें स्ट्रेंथन करो. और इसी दौरान इंडिया ने अपने पंचामृत जो थे, ठीक है, जो 5 एक्शन या नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन थे उनको भी वर्ल्ड के सामने रखा था. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो एनडीसीज होते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ सबमिट करते हैं. तो दे सबमिट दीज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूएनएफ ट्रिपल सी सेक्रेटेरिएट एवरी 5 years. ठीक है. तो ये तो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें था, और ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के अंदर भी यही स्पेसिफिक चीज को रीआइट्रेट किया गया था. ठीक है. अब इंडिया का अगर एनडीसीज की बात करें तो पहली बार हम लोगों ने इसे पब्लिश किया था इन 2015 ड्यूरिंग द पेरिस एग्रीमेंट, और उससे अपडेट किया था इन द ईयर 2022. ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट, जो पिछले जो 3 हमारे एनडीसीज थे उसमें क्या अचीवमेंट रहा था इंडिया का, ये पता होना चाहिए. कई बार डायरेक्टली यही पूछ लेता था क्या इंडिया ने वो तीनों टारगेट अचीव कर लिए थे, तो उसका आंसर होगा नो. इंडिया ओनली अचीव्ड द 2 टारगेट्स. ठीक है, 2 टारगेट्स हम लोगों ने अचीव किए थे अपने प्रीवियस एनडीसीज में. और वो टारगेट्स क्या थे जो हम लोगों ने अचीव किए थे. तो पहला टारगेट था रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट जीडीपी बाय 33% बिटवीन 2005 एंड 2019. ठीक है. तो हमें अपना जो कार्बन एमिशन की जो इंटेंसिटी है, मतलब जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें कुछ कुछ कार्बन रिलीज होता है, राइट. उस कार्बन का जो अमाउंट है वो हमें कम करना है. और कितना कम करना है, बाय एटलीस्ट 33% बाय द ईयर 20 बाय, मतलब इसमें रेफरेंस ईयर हम लोगों ने 2005 का लिया. ठीक है. नेक्स्ट, अचीव करना है 40% ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, राइट. सो ये जो दोनों टारगेट्स थे ये हम लोगों ने जो टारगेट ईयर था उससे पहले ही अचीव कर लेते, राइट. अब एक टारगेट मिसिंग था या एक टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पाए. कोई बता सकता है क्या टारगेट था वो जो अचीव नहीं कर पाए थे हम लोग? एनी आइडिया? ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हम लोग एक कार्बन सिंक बनाने वाले थे. कार्बन सिंक मतलब ऐसा जगह जो कि नेट जो है कार्बन को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, रिलीज भी कर सकता है, बट जो नेट होगा वो एब्जॉर्प्शन में ही आएगा, राइट. यानी एनवायरमेंट से CO2 खींचेगा. तो एक कार्बन सिंक बनाना था अराउंड 2.5 to 3
वन सेकेंड, 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला हमें एक कार्बन सिंक बनाना था। और ये कार्बन सिंक बनाओगे कैसे? फॉरेस्ट को बढ़ावा, उसका जो एरिया है उसको बढ़ाओगे, ठीक है, जिससे कि कार्बन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। तो बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। तो ये वाला टारगेट जो था हम अचीव नहीं कर पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंडिया ने, आपको पता है ग्लासगो जो UNFCCC हुआ था, विच वॉज ऑल्सो द COP26, वहां पे पंचामृत अनवेल किया था कि ये हमारे 5 जो है क्लाइमेट एक्शंस रहेंगे, या ये हमारे नए जो है स्ट्रेंथेंड NDCs है, ठीक है। ये NDCs रट लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए, नंबर कितना है और क्या टारगेट है, सब क्लियर होना चाहिए, राइट। ज्यादातर टारगेट्स इसमें 2030 के ही हैं, जैसे 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय ईयर 2030 करना है, ये पहला टारगेट है। नेक्स्ट है मीट 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। और फिर फोर्थ, रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय द 2030। और रेफरेंस ईयर क्या है? रेफरेंस ईयर इसके लिए 2005 का है, ठीक है, क्योंकि हम कार्बन इंटेंसिटी कम कर रहे हैं तो कोई रेफरेंस से कम करेंगे ना, तो वो जो रेफरेंस ईयर है वो 2005 का है। और बाय द ईयर 2030 हमारा टारगेट ईयर है जहां तक उसे 45% से रिड्यूस करना है ऑफ द 2005 लेवल। एंड लास्टली, नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है इंडिया ने अपना खुद का भी सेट कर लिया है, विच इज 2070, ठीक है। सो ये 5 टारगेट है और इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। इस पार्ट में किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कूल है, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने पुराना जो NDC था 2015 का, वही जो पहले डिस्कस किया था, वही सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ये फर्स्ट और सेकंड हम लोग अचीव कर चुके हैं, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी अचीव दैट। जो तीसरा टारगेट था कि एक एडिशनल कार्बन सिंक बनाना है, दिस वाज नॉट अचीव्ड, ठीक है। अब जो नए हमारे NDCs बने, क्योंकि ग्लासगो पैक्ट में भी ये चीज बोला गया था और पेरिस एग्रीमेंट में भी बोला गया था कि हर 5 सालों में उसे रिविजिट करना है और इन्हें स्ट्रेंथन करना है। तो अब आप देखोगे जो पहला टारगेट था जहां पे हमें एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना था बाय द ईयर, मतलब बाय द ईयर 2030 तक ही करना था, लेकिन 33% करना था, अब उसको हमने नंबर को बढ़ा के 45% कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इससे पहला जो 2050 का जो 15 का जो NDCs थे हमारे पुराने, उसके अंदर जो टोटल एनर्जी मिक्स के अंदर हमारा रिन्यूएबल या नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन होना था टोटल एनर्जी मिक्स में, दैट शुड हैव बीन 40%। बट अब जो नए गोल आए पंचामृत के, उसमें ये नंबर बढ़ा के 50% कर दिया गया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इस तरीके से स्ट्रेंथन किया और कुछ और नए एस्पेक्ट जोड़े जिससे कार्बन न्यूट्रल बनना है बाय द ईयर 2070, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। बाकी क्वालिटेटिव टारगेट्स, आई डोंट थिंक इसमें कोई ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट चीज है जो कि समझने लायक है, राइट। ये सब हम आगे देखेंगे, वहां पे कवर हो ही जाएगा। एंड कॉमन सेंस के थ्रू भी गेस कर सकते हो आप ये सब पार्ट को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, गाइडलाइंस ऑन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एनवायरनमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज बहुत ज्यादा एक ये क्वेश्चन चीज था। है। हाँ बोले। ये NDC 5 साल के लिए होता था ना, तो फिर ये टारगेट ईयर 2030 क्यों है? टारगेट ईयर 2030 का रखा है, बस इसे रिव्यू करते रहना है हर 5 सालों में, ठीक है। ओके ओके, हम्म, ठीक। ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो ये वाला तो क्वालिटेटिव टारगेट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको स्किप कर देना। अगेन नेक्स्ट टॉपिक, गाइडेंस ऑन चिल्ड्रंस राइट एंड एनवायरनमेंट, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखना चाहता तो इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, UN कमेटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो बेसिकली थीम यही था कि हम जो है एनवायरनमेंट में जो इम्पैक्ट हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो क्लाइमेट रेफ्यूजी बन रहे हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है वो चिल्ड्रन और वुमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के राइट्स की बात करी गई इसमें। तो आई डोंट थिंक, मतलब क्वेश्चन के बस पेपर के पर्सपेक्टिव से दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको स्किप कर सकते हो, आगे निकल जाओ, ठीक है। मेरे को लगता नहीं इसमें पेपर में ज्यादा पूछेगा, तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करते हैं और इसको स्किप करते हैं।
नेक्स्ट देखो कुछ अदर इनिशिएटिव इन न्यूज। तो ये वाले ज्यादा थोड़े से एनवायरमेंट रिलेटेड है। आजकल यूपीएससी ना जो बड़े बड़े और सबसे ज्यादा लाइमलाइट में जो एनवायरमेंट में इवेंट्स रहते हैं उनको नहीं पूछता है, छोटे छोटे इवेंट्स को पूछ लेता है। जैसे एक बार ट्री अलायंस के बारे में पूछ लिया, ठीक है, आर्बर फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड करके, राइट। तो इस टाइप की छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं या जिन्हें हम ओवरलुक कर देते हैं, तो वैसे इनिशिएटिव्स थोड़ा यूपीएससी आजकल पूछ लेता है, ठीक है। तो इसलिए अपने को भी ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं, इनको बस एक बार एक दो बार रीड कर लोगे ना तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत इमेज रहेगा कि क्या फंक्शनल एक नॉलेज डेवलप हो जाएगा कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अब आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल खोल खोल के उसके डॉक्यूमेंट्स ही पढ़ने लग जाओ, उतना जरूरत नहीं है। बट आपको फंक्शनल आइडिया होना चाहिए कि अगर हाँ ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या काम होगा इसका, क्या रिलेशन है, बस इतना अगर सुपरफिशियल नॉलेज भी है तो उससे आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इनिशिएटिव देखो, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। तो किसका है ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल कांग्रेस है जिसने अप्रूव किया है न्यू जीएचजी ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इनिशिएटिव, जिसका नाम है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, ठीक है। ताकि जो हीट ट्रैपिंग गैसेस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं, ऐसी गैसेस को हम टैकल कर सके, उनका जो रिलीज है उसको कम कर सके, और ओवरऑल जो हीटिंग है अर्थ की उसको कम कर सके, ठीक है। इसमें खास बात यह है दैट दिस विल इन्वॉल्व स्पेस बेस्ड and surface-based observing systems as well as modeling and data assimilation capability under one roof, ठीक है। तो स्पेस बेस्ड और सरफेस बेस्ड जितने भी हमारे पास ऑब्जर्विंग सिस्टम है भाई, जैसे हम लोग कई सैटेलाइट्स रिलीज करते हैं जो कि ये ग्रीन हाउस गैसेस को डिटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। सो ये सब जो है एक कंसोलिडेटेड सिस्टम बनाएंगे जहां पे स्पेस में भी सैटेलाइट्स होंगी और अर्थ की सरफेस पे भी ऑब्जर्वेटरी सिस्टम होंगे जो कि इनको चेक करेगा, ठीक है। दिस विल बी बिल्ड अपॉन और ऑन द लाइन्स ऑफ द WMO's वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच established in 1989 and its integrated global greenhouse gas information system, ठीक है। अब इसमें मेजर कंपोनेंट्स वगैरह उतना जानने का जरूरत नहीं है, इतना अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप इजीली आई थिंक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बाकी ब्रॉडली कौन कौन सी गैसेस को टारगेट कर रहा है, तो ज्यादातर जो मेन या जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जैसे कि CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में हम लोगों ने कल भी बात करा ही था, राइट। सो वहां से आपको ये याद रहना चाहिए कि ये जो गैसेस है इनके ऊपर खासा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इनिशिएटिव देखो, फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन। तो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट मूवर कोलिएशन लीडर्स मीटिंग, और ये जो इनिशिएटिव है या जो कोलिशन है दिस इज लेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड द यूएस गवर्नमेंट, राइट। सो दिस वाज लॉन्च एट COP26 एंड इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये जो चीज है ये पता होना चाहिए, जब भी ज्यादातर कोलिशन वर्ड अलायंस वर्ड देखोगे ना जनरली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए और इंडिया इसमें मेंबर है, फॉर दैट रीजन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट। सो ये यूएस ने ये इनिशिएटिव जो था इसको चालू किया था। तो यूएस एम्स टू कैटलाइज ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन थ्रू मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट। सो दिस वाज लॉन्च इन 2009 एंड कंट्रीज के बीच में एक डायलॉग जो है उसको प्रमोट करता है या स्टार्ट करता है, जो कि ज्यादातर जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसको एमिट करती है, ठीक है। सो मेजर वर्ल्ड की इकोनॉमीज को फोकस करता है ये वाला इनिशिएटिव। आगे चलते हैं, बाकी ये सब चीजें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू कैन स्किप दैट और आगे चलो। नेक्स्ट देखो, एनेक्ट पार्टनरशिप। एनेक्ट स्टैंड्स फॉर एनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर एन एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एनेक्ट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे 6 न्यू कंट्री एंड UNEP हैव जॉइंड द एनेक्ट पार्टनरशिप रिसेंटली, राइट। सो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है, बट इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, ठीक है। और किसने लॉन्च किया था, तो दिस वाज लॉन्च बाय जर्मनी एंड इजिप्ट अलोंग विद IUCN एट COP27। और COP27 में आपको पता ही है शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर हुआ था इन 2022, ठीक है। तो ये जो एनेक्ट पार्टनरशिप है ये बेसिकली एक ग्लोबल एफर्ट है टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, लैंड एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस थ्रू नेचर बेस्ड सोल्यूशंस, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव में इंडिया पार्ट नहीं है,
अब क्यों पार्ट नहीं है उसका आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई लॉजिक दिया हुआ था और मुझे मिला भी नहीं, राइट। सो बस अभी के लिए रट लो कि बस इंडिया पार्ट नहीं था, राइट। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चरल ग्रीन हाउस गैसेस, GRA। सो अगेन इसमें भी इंडिया पार्ट नहीं है। So this was launched in 2009 to promote international cooperation and investment in research to mitigate the effects of agricultural greenhouse gas emission। ठीक है, तो नाम से ही पता लग जा रहा है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलीज होने वाला जो कार्बन है उसको कम करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है इसको चालू किया गया, राइट। और इंडिया बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, तो इंडिया और प्लस हमारा जो कंट्री है उसमें फार्मर्स के ऊपर पहले ही इतना ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन वगैरह है, तो ऐसे में उनके ऊपर एडिशनल बर्डन नहीं डाल सकते। तो यही वाला लॉजिक रहता है जिसके कारण इंडिया जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहता है। और खासकर ये वाला इनिशिएटिव जो कि स्पेसिफिकली बात कर रहा है कि हम कुछ ऐसी सब्सिडीज को रिमूव कर दे जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन इंडिया इसका पार्ट नहीं बन सकता, राइट। सो इस तरीके इस लॉजिक से आप याद रख सकते हो इसके बारे में। और अभी न्यूज में इसलिए था बिकॉज न्यूजीलैंड के एक मिनिस्टर ने इनवाइट किया था कि इंडिया भी ज्वाइन करे ये ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चरल ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, राइट। सो इतना पार्ट में कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज का बेसिकली एक इनिशिएटिव था, ठीक है। और इन्होंने अडॉप्ट किया एक कंपाला डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका मेन ये एम ये है कि जो नेक्सस है ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट उसको एड्रेस किया जाए। तो अगेन जैसे पहले बोला था कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक टर्म आजकल यूज होने लगा है, क्लाइमेट रेफ्यूजीज, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो प्रॉब्लम है और उनका जो क्लाइमेट चेंज जो उनको उनके मूवमेंट को इफेक्ट कर रहा है उसको टारगेट करने के लिए ये कंपाला जो डिक्लेरेशन है ये बनाया गया था, ठीक है। सो अगेन इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको आइडिया होना चाहिए किस लिए बनाया गया था और किसने बनाया है। तो अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलकर कंपाला डिक्लेरेशन जो है वो बेसिकली एक्सेप्ट किया था या डिक्लेयर किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, DICRA। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद इसलिए रखना है बिकॉज इंडिया का भी इसमें कुछ रोल है। सो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच इज NABARD, तो उन्होंने बेसिकली एक MOU साइन किया टू को क्रिएट डेटा ड्रिवन डिजिटल पब्लिक गुड विच विल इंक्लूड द DICRA, ठीक है। सो DICRA बेसिकली एक डिजिटल पब्लिक गुड है जो कि जितने भी पार्टिसिपेंट है या जो स्टेक होल्डर्स है सबको ओपन एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू जियो स्पेशियल डेटा सेट्स विच इज रिलेटेड टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है। या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए आपको जो जियो स्पेशियल डेटा सेट्स चाहिए वो आपको ये DICRA जो है इनिशिएटिव के ऊपर मिलेगा, ठीक है। सो ये DICRA इनिशिएटिव बनाया किसने था? दिस वाज क्यूरेटेड बाय UNDP एंड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फॉर्म पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में वो किस तरीके से क्लाइमेट के साथ अलाइन हो ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बन सके, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां जहां इंडिया आएगा वो तो डेफिनेटली ही पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कूल कोलिएशन। तो UNDP सॉरी दिस इज UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। उन्होंने बेसिकली ये कूल कोलिशन जो है लॉन्च किया और इसके अंडर एक रिपोर्ट लॉन्च किया विच इज द ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो इनिशिएटिव है दिस सपोर्ट्स द ग्लोबल कूलिंग प्लेज एंड कूल कोलिएशन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और कूल कोलिएशन जो है दिस वाज लॉन्च बाय UNEP एट द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सिनर्जीज बिटवीन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड पेरिस एग्रीमेंट, राइट। सो UNEP ने लॉन्च किया था ताकि जो SDG है, ठीक है, SDG में कितने गोल्स हैं पता है किसी को? 17 गोल्स हैं, ठीक है। और जो पेरिस एग्रीमेंट है उन दोनों के बीच के जो टारगेट्स हैं उनमें सिनर्जी बने, उसके लिए कूल कोलिएशन जो है ये इनिशिएटिव चालू किया था ताकि जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड की वो कम हो जाए,
राइट। सो ऐसा ही सिमिलर प्रोग्राम हम लोगों ने इंडिया के रिस्पेक्ट में भी पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। तो उसमें कोई टारगेट ईयर बता सकता है क्या था? एनीबडी? पीटी की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था ना, 2038 था ना, याद है? ये देखो यहाँ पे है ना, कूलिंग, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। राइट। सो इसमें हम लोग इंडिया का जो कूलिंग डिमांड है उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, बाय एनहांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड अडॉप्टिंग बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस बाय 2037-38। ठीक है। तो ये थोड़ा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये वाली चीज़ें बार बार आ रही है ना। ठीक है। तो थोड़ा सा इनको याद रखने की कोशिश करो, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी अगर याद नहीं रहेंगे तो। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। सो वी वर एट, हाँ, तो इसमें याद रख लेना, इंडियाज कूलिंग एक्शन प्लान, ये अपने को पता होना चाहिए। क्या था इसका टारगेट डेट? 2037-38। ठीक है, आगे चलते हैं अब। और इस जो कोलिएशन है, इसके अंदर इंडिया की तरफ से आईएसए भी जो है वो पार्टनर है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो पार्टनर है। फॉर दैट रीजन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट देखो, एफएओ का एक्शन प्लान 22-25, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलता है, विच इज द ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड थर्ड ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, तो ये नंबर याद रखना। इससे आपको क्या पता रहेगा कि जो एग्रीकल्चर है उससे भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो कार्बन एमिशन है वो होता है। इनफैक्ट यूपीएससी ने ना 2-3 बार क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बन एमिशन सोर्स, और एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन एमिटिंग सोर्स। ठीक है, जैसे उसमें काउ डंग एक ऑप्शन हो गया था। राइट। सो इस तरीके से आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि यार क्या क्या चीजें जो है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। आगे देखो, नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। ये जो रिपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें इंडिया का थोड़ा रैंकिंग अच्छा है। ठीक है, तो जहां जहां अच्छा है वहां पे तो पूछने के सवाल बन सकते हैं। राइट। सो इंडियाज रैंकिंग फर्दर इम्प्रूव्ड इन द recent climate change performance index by securing the 7th position। पहले 8th पोजीशन था, बट अब वो इंप्रूव होके 7th पोजीशन पे आ गया है। और ये रिलीज कौन करता है? दिस इज रिलीज बाय जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच एक एनजीओ है या एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसको रिलीज करता है। और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी अपने को पता होने चाहिए। तो पहला इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन 40% इसका वेटेज है पूरे ओवरऑल स्कोर में। इसके अलावा सेकंड जो है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी है 20%, फिर एनर्जी यूज है 20%, और क्लाइमेट पॉलिसी है 20%। ठीक है, सो रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी का 20-20% बराबर है। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसका 40% स्कोर है इसमें। अब इस जो रैंकिंग है उसके अंदर टॉप 3 पोजीशन जो है वो वेकेंट रखा हुआ है। ठीक है, बिकॉज इनका ऐसा मानना है कि उस लेवल तक का काम अभी कोई कंट्री कर नहीं रहा है जहां पे टॉप 3 में कोई कंट्री आए। ठीक है, और इसके अलावा एक और रिपोर्ट ये निकालता है, विच इज द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, कौन सी कंट्री क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा रिस्क के ऊपर आता है, उसका ये एक इंडेक्स निकालता है। ठीक है, तो उसमें भी इंडिया टॉप 10 में ही आता है। राइट। सो ये पता होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। नेक्स्ट देखो, नायरोबी डिक्लेरेशन। तो नायरोबी आपको पता ही है, अफ्रीका के अंदर है। बता सकते हो कौन सी कंट्री में नायरोबी है? केनिया। करेक्ट, केनिया में है। तो नायरोबी डिक्लेरेशन सुन के दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, बेसिकली अफ्रीका का कुछ होगा ये इनिशिएटिव। राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट अफ्रीका, ड्यूरिंग द फर्स्ट अफ्रीका क्लाइमेट समिट 2023, वहां पे ये नायरोबी डिक्लेरेशन लिया गया, जिसके अंदर बेसिकली जो पेरिस डील के अंदर जो प्लेज लिया गया था कि क्लाइमेट फाइनेंस को $100 बिलियन तक करना है हम लोगों को, वही सेम प्लेज इन लोगों ने भी लिया।
राइट, फॉर दैट रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो अदीस अबाबा। अदीस अबाबा पता है कहाँ है? इथोपिया। एथियोपिया में है, ठीक है। तो ये भी अगेन एक अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था एनवायरनमेंट के ऊपर, वहीं से ये भी निकला था। और अगेन वही अफ्रीका से रिलेटेड जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी या क्लाइमेट रिलेटेड जो भी आपको एक्शन प्लान लेने हैं उसके ऊपर एक कंसेंसस था, ठीक है। तो ये दोनों जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट देखो C40, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़े ऐसे इसी टाइप के जो नीश क्वेश्चन है ना वो यूपीएससी आजकल पूछ रहा है, जो ज्यादा वेल नोन नहीं है बट कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में आते रहते हैं। तो C40 अपने को पता होना चाहिए। C40 क्या है? इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नियरली 100 मेयर्स ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग सिटी, या ऐसे बोल सकते हैं 100 सिटीज और उनके जो हेड होते हैं उनका ये बेसिकली एक ग्रुपिंग है, जहां पे वो बेसिकली डिस्कस करते हैं कि कैसे अपने जो सिटीज हैं उसको हम, या जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो अभी इसी के अंडर C40 इनिशिएटिव के अंडर इंडिया की 6 सिटीज आती हैं, विच इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा, बेंगलुरु और अहमदाबाद, ठीक है। तो ये 6 सिटीज हैं जो कि C40 जो नेटवर्क है उसके अंदर आती हैं। और अभी इसी के अंडर बेंगलुरु जो है उसने क्लाइमेट एक्शन प्लान अनवेल किया इन कमिटमेंट विद द C40 सिटीज, एंड दिल्ली सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट एंड 3I मॉडल वर डिस्कस्ड, ठीक है। तो दिल्ली का सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट तो समझ में आ गया नाम से कि बेसिकली लेक्स वगैरह को प्रमोट करेंगे। अब ये 3I मॉडल क्या है? तो 3I मॉडल जो है बेसिकली स्टैंड फॉर इंक्लूजन, इंसेंटिवाइजेशन एंड इनोवेशन। और किसके लिए है? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कंट्री के अंदर यूज है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो ये था C40। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। एंड इट प्रोवाइड्स बेटर वेज ऑफ मेजरिंग प्लैनेट वार्मिंग, पॉल्यूशन एंड हेल्प इन्फॉर्म पॉलिसी चॉइसेस, ठीक है। सो जो भी ऐसा कोई पॉल्यूशन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को भी लीड करता है और उससे रिलेटेड क्या पॉलिसी एक्शन लेना चाहिए उस सब के बारे में जो भी डिसीजन मेकर है उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें भी अगेन आपको वही स्पेस बेस्ड और सरफेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम मिलेगा, ठीक है, जिससे कि एक ज्यादा बेटर इन्फॉर्म जो डिसीजन है वो वर्ल्ड के लीडर्स जो ले पाएंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है? दिस इज ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारे लिए क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। ये जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है ये इनिशियली कोई बता सकते हो कौन से इनिशिएटिव के थ्रू आया था? कौन से ग्लोबल इनिशिएटिव के थ्रू आया था? आइडिया है किसी को? क्योटो। कार्बन, क्योटो। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट, क्योटो, ठीक है। पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू आया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2020 तक उसको एंड होना था। तो उसकी जगह लेने के लिए एक नया इनिशिएटिव चाहिए था और इसलिए पेरिस डील जो है वो सामने आता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कार्बन मार्केट्स में होता क्या है। वैसे तो आप लोगों को सबको पता ही होगा बट जस्ट टू रिवाइज एक बार। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कार्बन का जो एमिशन उसको कम करने के लिए लोगों को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर वो जो कार्बन है अगर वो कम कोई प्रोड्यूस करे तो कुछ उसे इंसेंटिव दो ताकि वो और एक म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म तैयार हो जाए जिससे वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड ले ले टुवर्ड्स यूजिंग अ लो कार्बन फुटप्रिंट इंडस्ट्री या लो कार्बन फुटप्रिंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसा इंसेंटिवाइज करने के लिए कुछ इकोनॉमिक वैल्यू भी हम जोड़ देते हैं उसके साथ, राइट। यहाँ पे क्या है, लेट्स से दो फैक्ट्रीज है A और B और एक इनको ना एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है कि आप इतना ही जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर सकते हो। अगर आप इसके बियॉन्ड अगर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगा या कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हो, आप अगर कार्बन कम रिलीज करते हो तो आपको इसके बदले में क्या मिलेगा? आपको इसके बदले में मिलेगा कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है। जिस कार्बन क्रेडिट की वैल्यू क्या होगी? कार्बन क्रेडिट की वैल्यू होती है या वन कार्बन क्रेडिट की वैल्यू होती है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उतना इक्विवेलेंट अगर आप कम कार्बन रिलीज कर रहे हो
तो उसके बदले में आपको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे और फिर इस कार्बन क्रेडिट को आप मार्केट में बेच सकते हो ऐसी किसी कंपनी को जिसने थ्रेशोल्ड से ज्यादा जो है कार्बन जो है रिलीज कर दिया है। तो ऐसे में उसको ऑफसेट करने के लिए, ठीक है, वो जो मैक्सिमम लिमिट उसने क्रॉस कर दिया है उसको ऑफसेट करने के लिए उसे कार्बन क्रेडिट जो है परचेज करना पड़ेगा। और वो किससे परचेज करेगा? वो इंडस्ट्री बी का जो कार्बन क्रेडिट है वो परचेज करेगा थ्रू मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से इंडस्ट्री बी जो है उसको फायदा हुआ व्हेन इट अडॉप्टेड लो कार्बन एमिशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये होता है कार्बन मार्केट और कार्बन ट्रेडिंग। इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू हुआ था, राइट। सो इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड करना चाहिए ताकि हम अपने जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, ठीक है, उसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर सके, राइट। सो हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे 2022 का, राइट। उसमें क्लियरली बोला गया था कि हम कुछ चीजों में रिफॉर्म करना चाहते हैं with respect to the carbon credit trading scheme which was launched in 2023। ठीक है, तो पता होना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को हम लोगों ने अमेंड किया था इन 2022, जिसके थ्रू हम लोगों ने कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंदर, राइट। सो इसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं बिफोर चेकिंग आउट के क्या रिफॉर्म्स आए थे। तो पहला आपको पता होना चाहिए एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी इसके अंदर बना विच इज ऑल्सो नोन एज इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड। ठीक है, इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड इसके अंदर बनता है विच वुड बी हेडेड बाय पावर, जो मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरीज हैं और जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरीज हैं वो दोनों इसके अंदर रहेंगे टू गवर्न एंड ओवरसी द फंक्शंस ऑफ इंडियाज कार्बन मार्केट। ठीक है, इंडिया का कार्बन मार्केट कैसे काम कर रहा है उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए ये नेशनल स्टीयरिंग कमेटी हम लोगों ने बनाया था। इसके अलावा जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है बीईई, they would administer the carbon market and set targets for reduction in emission and issue carbon credit certificates। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कार्बन क्रेडिट इशू कौन करेगा तो यू शुड नो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक तो टारगेट डिसाइड करेगा कि कितना इंडस्ट्रीज के लिए थ्रेशोल्ड होगा एमिशन का, जिससे अगर वो कम करते हैं तो उन्हें उसके बदले कार्बन या कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स मिलेगा। ठीक है, और उसका जो वेरिफिकेशन है वो कौन सी एजेंसी करेगी, ये सब भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी डिसाइड करेगा। इसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC will regulate all trading activities। And lastly we will have a grid controller of India which will act as the registry of India's carbon market। ठीक है, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रीज होती है ना, याद है इकोनॉमी में हम लोगों ने पढ़ा था CDSL, NDSL, सॉरी NSDL, राइट। सो ये इस तरीके से एक रजिस्ट्री की तरह काम करेगा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे या क्या चेंजेस आए थे थ्रू द 2022 अमेंडमेंट एक्ट वो अपने को पता होना चाहिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टू डेवलप द स्टैंडर्ड्स एंड रजिस्टर्स द प्रोडक्ट अंडर एन ऑफसेट मैकेनिज्म। ठीक है, BE also validate carbon credits as opposed to verification in the original framework। ठीक है, सो BE जो है वो वैलिडेट करेगा, इनिशियली इसका काम वेरिफिकेशन करता बट अब वेरिफिकेशन नहीं करा, केवल वैलिडेट करेगा। ठीक है, और अलाउ करेगा नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज को। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर तो पहले से मैंडेटरी था कि उन्हें ये कार्बन ट्रेडिंग जो मार्केट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो कुछ कंपनीज के ऊपर या कुछ सेक्टर्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन मैंडेटरी था कि उनको तो ये चीज करनी है। लेकिन ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जिसके ऊपर ये कार्बन मार्केट वाला जो रूल्स है ये नहीं लगते थे। तो ऐसे में अब इन्होंने क्या किया, जो नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है, फॉर एग्जाम्पल इससे कोई IT कंपनी है जिसमें बहुत ही कम एमिशन होता है, तो शायद मान लो हाइपोथेटिकली मान लो कि वो नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटी के अंदर आ रही थी, मतलब उसको ये कार्बन क्रेडिट वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं था। तो ऐसे में अब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट कर सकती है इस कार्बन मार्केट से, तो वो वॉलेंट्री जो है वो सर्टिफिकेट ले सकती है फ्रॉम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और उससे जनरेट कर सकती है कार्बन क्रेडिट, और उसके बदले में कुछ फंड्स जो है ऐसी कंपनी से ले सकती है जिन्होंने अपना जो कार्बन एमिशन है उसको एक्सीड कर दिया है। ठीक है,
सो ये वाला एडिशन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज भी अब जनरेट कर सकती है कार्बन क्रेडिट्स को, ठीक है। सो इतने पार्ट में कोई एडिशन, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। तो नेशनल वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ये इंडिया का नहीं है, ठीक है, ये यूएनडीपी का एक इनिशिएटिव है और नाम इन्होंने नेशनल कार्बन रजिस्ट्री रखा है। तो ये बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज कंट्रीज टू इफेक्टिवली मैनेज नेशनल डेटा एंड प्रोसेसेस फॉर ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो छोटी छोटी कंट्रीज जो है, जैसे इंडिया में तो हम बोल सकते हैं हम तो एक आईटी सुपर पावर है, लेकिन जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहाँ पे इतना आईटी कह सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्री इतना स्ट्रांग नहीं है या जिनके पास फंड्स की कमी है, तो उनके लिए एक नेशनल कार्बन रजिस्ट्री जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मतलब वो कंट्रीज जो है जिनके पास पैसा नहीं है और टेक्निकल नो हाउ नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये जो नेशनल कार्बन रजिस्ट्री है इसका सॉफ्टवेयर कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है। इसका मतलब ये है कि ये इसका जो सोर्स कोड है आप इजीली यूज कर सकते हो, आपको किसी को उसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की यही खासियत होती है, आप उसमें कोई भी चेंज कर सकते हो और आपको उसको यूज करने के लिए किसी और को पैसे देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से जो छोटी कंट्रीज होंगी उनके लिए ये एक डिजिटल पब्लिक गुड की तरह काम करेगा, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपना जो कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये पता होना चाहिए, यूएनडीपी ने ये लॉन्च किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो मिशन लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट काफी फोकस दे रही है, राइट। अभी जो रिसेंट क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था वहां पे भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, उससे प्राइम मिनिस्टर ने पूछ लिया था कि मिशन लाइफ के बारे में जानते हो कि नहीं जानते, राइट। इनफैक्ट गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव आजकल निकल के आता है तो उस पर नीचे लिखा ही रहता है मिशन लाइफ क्या है, राइट। सो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में था, क्योंकि तब तो नया नया लॉन्च हुआ था, तो इसलिए एक हाइप बनी रहती है उसके अराउंड, और यूपीएससी ऐसी जो बहुत ज्यादा हाइप वाली चीज होती है उनको पूछता नहीं है, राइट। सो मेरे को लग रहा है इस बार मिशन लाइफ के बारे में डेफिनेटली पूछ लेगा, तो पता होना चाहिए मिशन लाइफ के बारे में थोड़ा सा। सो मिशन लाइफ बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो इंडिया ने लॉन्च किया है। इट वुड बी अ इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट टू नज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एनवायरमेंट, ठीक है। सो बेसिकली इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को हम लोग पुश कर रहे हैं कि आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा ऐसे चेंजेस लाइए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज करें अपने रोजमर्रा की लाइफ में, तो एक तरीके से आप ने अपना लाइफस्टाइल जो है वो एनवायरमेंट के टूवर्ड्स थोड़ा और प्रोग्रेसिव बना लिया, ठीक है। सो इंडिया ने ये मिशन लाइफ कहाँ पे लॉन्च किया था? इंडिया लॉन्च द मिशन लाइफ एट द UNFCCC COP26। COP26 कहाँ पे हुआ था? यू शुड रिमेंबर, ग्लासगो के अंदर हुआ था। वहां पे इंडिया ने अपना ये मिशन लाइफ जो था ये लॉन्च किया था, और इसमें ग्लोबल कम्युनिटी जो है, नॉट जस्ट इंडिया, मतलब इंडिया तो लीड करेगा लेकिन एक ग्लोबल इनिशिएटिव होगा। सो इट विल मोबिलाइज एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस एंड अदर ग्लोबल सिटीजन ऑल्सो टू टेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इन द पीरियड 2022 टू 2027, ठीक है। सो इस 5 साल के पीरियड के अंदर हम लोगों को 1 बिलियन लोगों को मोबिलाइज करना है, और विद इन इंडिया अगर बात करें तो एटलीस्ट 80% ऑफ ऑल विलेजेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज एम टू बिकम एनवायरमेंट फ्रेंडली बाय 2028, ठीक है। सो ये दो आई गेस नंबर्स से रिलेटेड फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दो फैक्ट्स याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी तो देखो नॉर्मल सी चीजें हैं कि 7 थीम्स है जिसके ऊपर हमें काम करना है, जैसे सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, रिड्यूस वेस्ट, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, रिड्यूस ई वेस्ट, ठीक है। तो ये सब कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हो कि इन्हीं थीम्स पे काम करेंगे, क्योंकि ये चीजें जो है हम रोजमर्रा की लाइफ के अंदर चेंजेस ला सकते हैं इनमें, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहे हैं इस मिशन के लिए, और डिफरेंट इनिशिएटिव्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा जाके उन्होंने इसको प्रमोट किया, जैसे आईपीसीसी का क्लाइमेट चेंज 2020 का जो समिट था, इसके अलावा एससीओ हो गया, G7 हो गया, G20 लीडर्स डिक्लेरेशन, सबके अंदर मिशन लाइफ को कहीं ना कहीं प्रमोट किया गया है, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? तो इसको इंप्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको इंप्लीमेंट करेगा। और इसके अंदर रिसेंटली मेरी लाइफ ऐप नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, राइट, अंडर दिस मिशन लाइफ प्रोग्राम। क्लियर? तो ये चीजें पता होनी चाहिए।
अब इसको बेसिकली 7 तो थीम्स हो गई, ठीक है, 7 ब्रॉड थीम्स हो गई, लेकिन इसके अंदर एक लिस्ट है 75 एक्शन प्लान्स की, जो कि इंडिविजुअल ले सकता है, कोई कम्युनिटी ले सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन ले सकता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए। इसके अलावा एक डिमांड सप्लाई वाला जो है वो भी इसमें 3 पिलर्स रहेंगे, राइट, गवर्नमेंट, पीपल और कंपनीज, राइट। ये अप्रोच क्या कहता है कि लेट्स से इंडिविजुअल अगर एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता है और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है, तो ऐसे में कंपनीज जो है वो भी मजबूर होंगी टू क्रिएट सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सिमिलरली अगर कंपनीज सामने से सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना रही है तो लोगों के पास भी कोई चॉइस नहीं होगा, उन्हें भी सस्टेनेबल प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली पीपल और कंपनीज दोनों मिलकर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ बाकी कंट्री को आगे बढ़ाए। तो इस तरीके से एक डिमांड सप्लाई जो है हमें एक चेन या एक साइकिल क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि हर एक एंटिटी जो है वो नज होगी टू टेक एनवायरमेंट सस्टेनेबल स्टेप्स, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। बाकी लाइफ डैशबोर्ड वगैरह तो ये तो कॉमन सी चीजें हैं। बेसिकली इस प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोगों ने एक लाइफ डैशबोर्ड बनाया, राइट। बाकी ज्यादा कोई काम का नहीं है। अब आगे देखो नेक्स्ट इसमें रिलेटेड न्यूज में, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम EIACP। सो ये जो है एक प्रोजेक्ट है विच इज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टू फैसिलिटेट कलेक्शन एनालिसिस एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो एनवायरमेंट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उसे स्प्रेड करना, इसके लिए हम लोगों ने ये एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम बनाया। अब ये वाला जो प्रोग्राम है दिस इज वन ऑफ द 3 सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम्स अंडर एनवायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। बाकी जो 2 जो प्रोग्राम है वो काम के नहीं है, बस ये पता होना चाहिए। EIACP जो है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का एक प्रोजेक्ट है और सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है। अब एक खास बात इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसने रिप्लेस किया एनविस को। एनविस कभी सुना होगा, अगर आप डेटा वगैरह देखोगे एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी, अगर आपको गवर्नमेंट डेटा देखना है तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एनविस ये एक प्लेटफॉर्म था, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया है और एनविस स्कीम वाज सब्ज्यूम्ड एंड विद इन द रिवैम्प्ड EEASRD which was this environmental education awareness research and skill development, ठीक है। तो 2022 में एनविस को इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया, राइट। सो ये थोड़ा सा एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। कूल। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो राइट टू रिपेयर। अभी काफी न्यूज में है ये वाला बिकॉज EU ने तो रिकॉग्नाइज कर लिया था, राइट। इसको एक एज अ लीगल राइट उन्होंने मानना चालू कर दिया। इंडिया में भी हम लोग फोकस कर रहे हैं राइट टू रिपेयर को एज अ लीगल राइट बनाने की, राइट। सो क्यों न्यूज में है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने लॉन्च किया है एक पायलट प्रोजेक्ट ऑन ERSO। ERSO क्या होता है? ERSO स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग, ठीक है। सो बेसिकली आजकल कंपनीज क्या करती हैं कि बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाती है जिसको रिपेयर लोग कर नहीं सकते, राइट। जैसे आजकल क्या होता है, फोन आप यूज करते हो 2-3 साल, उसके बाद आपको डंप करना पड़ता है फोन। पहले तो लोग रिपेयर करा लेते थे, लेकिन आजकल इतने ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने लगे, प्लस कोई यूजर मैनुअल नहीं देते, पार्ट्स नहीं देते अपने ये कंपनीज, ताकि उससे वो प्रोडक्ट रिपेयर किया जा सके, राइट। सो इससे बहुत सारा ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो इस ई वेस्ट को कम करने के लिए अगर हम लोगों को राइट टू रिपेयर दे दें या लोगों को इनकरेज करें कि वो प्रोडक्ट्स को रिपेयर करें, तो इस तरीके से ई वेस्ट कम हो सकता है, राइट। सो इंडिया ने भी इसी डायरेक्शन में राइट टू रिपेयर जो है उसके लिए काम करा है। और अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT ने ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग जो है एक पायलट बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट चलाया है। एम ये है कि हम इंडिया को रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दें, ठीक है। तो अब ये ERSO होता क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी इंडिया के अंदर अपना कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो इसके साथ साथ उन्हें ये भी इंश्योर करना है कि वो ऐसी कोई एजेंसी भी रखे जो कि इंडियन कंज्यूमर के वो जो डिवाइसेस हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो खराब हो गए तो उनको रिपेयर भी करे वो एजेंसी, ठीक है। सिर्फ वो कंपनी जो है केवल सामान बेचने तक ना लिमिटेड रहे, उन्हें ये भी इंश्योर करना है कि लोगों के पास इतने मीन्स हो कि वो उस
जो भी डिफेक्टेड या डैमेज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसको रिपेयर कर सके, उसको रिफर्बिश कर सके या रिकैलिब्रेट कर सके टू अचीव ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी, मतलब उसे ठीक ठाक तरीके से यूज कर सके, राइट। सो ये पता होना चाहिए। अब इंडिया के अंदर ये जो राइट टू रिपेयर है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक कमेटी सेटअप करी ऑन द राइट टू रिपेयर, ठीक है, जो कि एम्फेसाइज करता है ऑन मिशन लाइफ, राइट। सो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और फिर उनका कोई रिपेयरिंग नहीं होता, क्योंकि या तो उनके पार्ट्स नहीं होते या लोगों को नॉलेज नहीं होता कि उसे रिपेयर कैसे करना है। फॉर दैट रीजन ये सारा ई वेस्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसको टैकल करने के लिए राइट टू रिपेयर जो है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने उसको इंश्योर करने के लिए कमेटी सेटअप करी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक राइट टू रिपेयर पोर्टल भी लॉन्च किया, जहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर जो भी अपना प्रोडक्ट इंडिया में सेल कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में एक मैनुअल रिलीज कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो प्रोडक्ट को कैसे रिपेयर कर सकते हैं खुद से, या अगर खुद से नहीं रिपेयर कर सकते तो कोई थर्ड पार्टी के पास जाके उसे रिपेयर करवा सकते हैं, rather than simply depending upon the original manufacturer, ठीक है। तो ये याद रखना, राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने बनाया, दिस इज क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे काफी हाई चांस है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ये पोर्टल लॉन्च किया होगा, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रिकी फैक्ट्स हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में पहले से रखना, ठीक है। दीज कुड बी पोटेंशियल ट्रैप क्वेश्चंस, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। तो CBAM है क्या, ये बेसिकली ईयू का एक इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू वो ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं या जो इंपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर कुछ एडिशनल ड्यूटीज लगा सकते हैं, अगर वो किसी ऐसी कंट्री से आए जहां पे कोई कार्बन टैक्स नहीं लगता है तो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ईयू के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे के सारे जो भी कार्बन एमिशन के नॉर्म्स हैं जो भी ईयू ने सेटअप किए हैं उनको फॉलो करें, ठीक है। लेकिन लेट्स से इंडिया से लेट्स से कोई स्टील प्रोडक्ट जा रहा है और इंडिया में वो ऐसे किसी कंपनी ने या इंडस्ट्री ने बनाया जो कि कोई कार्बन एमिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, राइट। सो ऐसे में उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कंपैरेटिवली चीपर होंगे देन दोज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रीज इन द ईयू, ठीक है। ईयू के अंदर जो इंडस्ट्रीज बना रहे हुए उनके ऊपर तो कार्बन टैक्स लग रहा है, तो वो एडिशनल ड्यूटी भी पे कर रहे हैं, राइट। लेकिन बाहर से जो इम्पोर्ट आ रहा है उसके ऊपर वो सब टैक्सेस नहीं लग रहे हैं, तो वो सस्ता आएगा ईयू के अंदर, और ऐसे में ईयू का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो हैम्पर हो सकता है। तो उस हैम्परिंग को रोकने के लिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए उन्होंने ईयू से बाहर जो जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से नहीं बन रहे, उनके ऊपर एडिशनल टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। अंडर दिस इंपोर्टर्स मस्ट परचेज अ कार्बन सर्टिफिकेट्स इक्विवेलेंट टू ईयूज कार्बन प्राइसिंग रूल, राइट। सो अगर आप ऐसी किसी कंट्री से पहले से कोई सामान परचेज कर रहे हो जहां पे अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो कोई कार्बन रिलेटेड रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, कोई कार्बन रिलेटेड टैक्स नहीं दे रहा, तो ऐसे में उस जो इंपोर्टर है उसको कुछ कार्बन टैक्स भरना पड़ेगा, विच वुड बी इक्विवेलेंट टू द यूज कार्बन प्राइसिंग रूल, राइट। सो इससे एक तरीके से ईयू के बाहर वाले जो कंट्रीज थे, ठीक है, ईयू से बाहर जो भी कंट्रीज जो कि ईयू की तरफ सामान भेज रहे थे, उनका सामान जो था उस पर टैक्सेस बढ़ गए। बट माइंड यू, ये जो CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, दिस इज कंप्लायंट विद द WTO रूल्स, ठीक है। इकोनॉमी का लेक्चर याद करो, वहां पे हम लोगों ने बात भी किया था कि दो टाइप के बैरियर्स कर सकते हो आप ट्रेड को। एक होता है टेरिफ बैरियर, जहां पे आप सिंपली ट्रेड ट्रेड या फिर टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, तो वो तो हो गया टेरिफ बैरियर जहां पे सिंपली टैक्स लग गया। और एक होता है नॉन टेरिफ बैरियर, जहां पे आप बेसिकली एक कोटा सिस्टम बना रहे हो, राइट, जहां पे आप अलग अलग तरीके लगा के आप सामान को आने से रोक रहे हो। तो इट इज लाइक अ नॉन टेरिफ बैरियर फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्ट पे जैसे ही वहां पे जाता था उसके ऊपर कुछ एडिशनल टैक्सेस वगैरह लगने लग जाते थे, ठीक है। तो याद रखना, नॉन टेरिफ बैरियर जो है, इट्स अदर देन द कस्टम्स टैरिफ एंड एक्ट एज अ बैरियर टू द इंटरनेशनल ट्रेड। तो जनरली ये आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन जैसे जो इंडस्ट्रीज थी उसके ऊपर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो टैक्स था ये लगाया जा रहा था, राइट। अब ये जो CBAM है, दिस इज पार्ट ऑफ ईयूज फिट फॉर 55 पैकेज। तो ईयू का एम बेसिकली ये है कि हम बाय द ईयर 2050
जो है हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाए। तो ऐसे में ये फिट फॉर 55 पैकेज ये लोग चला रहे हैं, और उसके अंदर ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट प्लान है इसको इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली बात क्या करता है, फिट फॉर 55 पैकेज, ये बेसिकली बात करता है कि हम रिड्यूस करेंगे नेट जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है बाय एटलीस्ट 55% बाय द ईयर 2030 फ्रॉम 1990 लेवल्स। ठीक है, एंड अचीव नेट जीरो बाय 2050। राइट, इंडिया का नेट जीरो क्या है, इंडिया का नेट जीरो 2070 है, यूरोप का जो या ईयू का जो नेट जीरो का टारगेट है वो 2050 है, और उससे पहले वो इंश्योर करेंगे बाय द ईयर 2030 इनका जो एमिशन का लेवल है वो 55% से कम कर दें। ठीक है, और इन्होंने जो बेस ईयर रखा है वो 1990 का रखा है। ठीक है, इंडिया का क्या था, इंडिया का अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि 45% हम लोगों ने कर दिया, और इंडिया का बेस ईयर क्या है, तो दैट यू शुड ऑल्सो नो, हम लोगों ने 2005 का लेवल उसमें लिया है। ठीक है, याद है ना, पंचामृत हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा कुछ और क्लाइमेट मार्केट रिफॉर्म्स लिए ईयू ने, जैसे कि सोशल क्लाइमेट फंड बनाया टू सपोर्ट पीपल इन यूरोप विद कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब कुछ लो कार्बन एमिशन वाले मेथड्स की तरफ अगर वो मूव करते हैं तो वहां पे ये सोशल क्लाइमेट फंड उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है रिफॉर्मिंग एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम। सो ये यूरोपियन इंडस्ट्रीज और एनर्जी कंपनीज को डायरेक्ट करता है कि दे शुड कट एमिशंस बाय 62% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल। राइट, सो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए CBAM क्या है। बाकी ये इनिशिएटिव्स कंपैरेटिवली थोड़े छोटे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बस टर्म पता होने चाहिए कि भैया ये किसका है। राइट, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इसी लाइंस के ऊपर एक और इनिशिएटिव है, दैट इज द ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। ये भी अगेन ईयू का ही है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि वो कैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही इसमें जाने लायक। इतने पार्ट में अभी तक कोई किसी को एडिशन करना है, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स। सो गेबॉन, अगेन एक अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है गेबॉन। ठीक है, अनाउंस अफ्रीकाज लार्जेस्ट डेट फॉर नेचर स्वैप वैल्यूड एट 500 मिलियन यूएस डॉलर्स। सो क्या होता है ये डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स? सो दिस इज अ टाइप ऑफ डेट स्वैप in which the debtor nation, instead of continuing to make external debt payments in foreign currency, make payments in local currency to finance climate project domestically upon agreed terms. ठीक है, सो एक प्रॉब्लम क्लाइमेट फाइनेंस में ये भी हो रही थी। ठीक है, जैसे पेरिस डील के अंदर इन्होंने बोल दिया कि 100 बिलियन डॉलर जो हम लोग लेके आएंगे, लेकिन ये जो फंड था ये ग्रांट इन एड की बजाय लोन की तरह दे देते थे। ठीक है, अब ये लोन सॉफ्ट लोन बोल के दे देते थे, तो कहीं ना कहीं जो एसेंस था उसमें तो यही बोला था कि आप ग्रांट की तरह दो, लेकिन ये लोन्स की तरह दे रहे, यानी उसके बदले में पैसा वापस एक्सेप्ट कर रहे हैं उनसे, उन कंट्रीज से। और ऐसे में उन्हें डेट ट्रैप में भी फंसा देते हैं कई बार, क्योंकि जब आप लोन दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप उससे पैसे भी वापस एक्सेप्ट करोगे। राइट, सो इस तरीके से एक डेट ट्रैप में फंसा रहे थे इन छोटी छोटी कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पे। राइट, सो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि क्लाइमेट फाइनेंस जो है आपको ग्रांट इन एड की तौर पे देना चाहिए, ना कि एज लोन्स। ठीक है, बट एनीवेज जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं। सो डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स में बेसिकली यही बोला गया है कि जितने भी कंट्रीज जिन्होंने कोई लोन लिया है फॉर ट्रांजिशनिंग या फॉर मिटिगेशन या और अडेप्टेशन मेजर्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ऐसे में उनको वो जो डेट है उन्हें एक्सटर्नल करेंसी में पेमेंट के बजाय दे कैन पे इन देयर लोकल करेंसीज। ठीक है, ताकि उनके ऊपर ये बीओपी क्राइसिस जो है ना बने। राइट, क्लियर है? सो दिस वाज फर्स्ट यूज इन लैटिन अमेरिका, और उसके बाद में अभी बहुत सारी और कंट्रीज भी आ गई हैं। ठीक है, जैसे इक्वाडोर ने भी साइन किया था। अभी इंडिया नहीं इन्वॉल्व है इन सच डेट फॉर नेचर स्वैप्स टिल डेट, बट हो सकता है आगे इंडिया भी एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इंटरनेशनलाइज करें रूपी को, है ना? तो इंडिया भी आगे एक्सेप्ट कर सकता है, बट अभी के लिए बस यू शुड नो दैट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव एज ऑफ नाउ। ठीक है, इतने पार्ट में कोई डाउट है किसी को?
ठीक है, So these टेक्स्ट देखो। climate projects are in the debtor countries, ठीक है, right? एक बार रिपीट करोगे, आपका क्वेश्चन क्या था? ऑडियो कट हो गया था थोड़ा। सर ये क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स जो कंट्री ने डेट लिया है उन वहां पे होंगे। हम्म, वहीं पे होंगे ना। लोन आप ले रहे हो तो अब जैसे हम लोन लेते हैं, तो लेट्स से होम लोन ले रहा है, तो मैं अपने ही प्रॉपर्टी पे घर बनाऊंगा ना, तो वैसे ही ये लोन जो कंट्री ले रही है, छोटी छोटी कंट्रियां ये पैसे उठाते हैं और फिर अपने कंट्री के अंदर, मतलब एक तो जो डेवलप्ड नेशंस है इनको पहले तो फोर्स कर रहे हैं कि भैया तुम क्लाइमेट ट्रांजिशन करो, एडेप्टेशन मिटिगेशन करो। ठीक है, तो एक तो वहां से इनको दबाव डाल रहे हैं, और फिर जब पैसा देते हैं तो उसमें भी लोन के फॉर्म में पैसा दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, इनको पैसा वापस ट्रांसफर करना पड़ेगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा। तो वो जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के चक्कर में इनका जो फॉरेक्स रिजर्व था वो खत्म हो जा रहा था। तो उसको कहीं ना कहीं इंश्योर करने के लिए कि वो फॉरेक्स रिजर्व ना खत्म हो, इन्होंने बोला नहीं, हम भाई लोकल करेंसी में ही पे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप जो है ये न्यूज में आ गया। ठीक है, क्लियर ओके है? सर, थैंक यू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने शायद पहले भी डिस्कस किया है, आई गेस इकोनॉमी में शायद डिस्कस किया होगा। तो शिप्स भी हैं, वो भी बहुत सारा पॉल्यूशन रिलीज करते हैं। इनफैक्ट उनमें जो फ्यूल रिलीज होता है जनरली उसमें देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह जो है काफ़ी अमाउंट में देखने को मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से शिप्स भी काफ़ी सारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं, और फॉर दैट रीजन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO हैज अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑन रिडक्शन ऑफ GHG एमिशंस फ्रॉम शिप्स। ठीक है, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाया जिससे हम ये जो शिप से निकलने वाला जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो क्या क्या कंडीशन है या क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग है जिसके थ्रू हम ये जो एमिशन है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे क्लोज लूप स्क्रबर होता है। ठीक है, ये बेसिकली एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर लगाया जाता है ताकि जो एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको हम थोड़ा बहुत अमाउंट में ट्रैप कर सकें। इसके अलावा सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन होता है। ठीक है, और स्लो स्टीमिंग। तो इन सब स्टेप्स के थ्रू हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि जो एग्जॉस्ट है, ठीक है, जो फ्यूल बर्न करने से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उसमें जो गैसेस एमिट हो रही है उनको हम या तो क्लीन करें या थोड़ा सा लो कार्बन एमिशन उसके थ्रू कर पाए। ठीक है, तो दिस स्ट्रैटेजी वाज अडॉप्टेड बाय द मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमिटी, एन इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है कितना वो GHG रिलीज करते हैं, दिस नंबर इज ऑफ नो यूज टू अस। बस ये पता होना चाहिए IMO ने एक इनिशिएटिव रिलीज किया है जिसके थ्रू हम शिप्स का जो एमिशन है उसको कम कर पाए। ठीक है, बाकी ये नंबर काम का नहीं है कि कितना उससे कम करवाना है कितना ज्यादा करवाना है, दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू अस। अब इंडिया किससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों ने जब पीटी का इकोनॉमी का जो पीटी था उसमें भी ये डिस्कस किया था कि एक हरित सागर नाम से इनिशिएटिव लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने। तो हरित सागर बेसिकली गाइडलाइंस है फॉर ग्रीन पोर्ट्स, हमारा जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम लोग ग्रीन बनाए। ठीक है, इसके अलावा इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट कंट्री अंडर IMO's ग्रीन वॉयज प्रोजेक्ट 2050। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पीटी में डिस्कस किया था। इसके अलावा मैरीटाइम विजन है 2030 फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे जो पोर्ट्स हैं उनको हम बनाएंगे एज हाइड्रोजन हब्स, मतलब वहां पे हाइड्रोजन का स्टोरिंग, उसका हैंडलिंग, उसका जनरेशन हम लोग कर सकते हैं बाय द ईयर 2030। तो ऐसे हम पोर्ट्स डेवलप करेंगे, राइट। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने हैव आल्सो लॉन्च द ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव जो है आपको पता होना चाहिए, ये सब इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री है इसके लिए? ज्यादातर के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखो, ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करें तो क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर है। इसमें याद रखना है इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट राउंड टेबल इनिशिएटिव है, ग्लोबल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉपरेशन नेटवर्क है, IMO केयर्स, और इंटरनेशनल कोड फॉर शिपिंग शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर और पोलर कोड। ठीक है,
सो ये इसके बारे में 2023 पोलर कोड्स के बारे में यूपीएससी ने पूछा भी था, राइट। सो ये पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। सो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे विद रिगार्ड्स टू ग्रीन शिपिंग, ठीक है। इतने पार्ट में कोई एडिशन, कोई डाउट है किसी को? इसमें इंडिया रीइलेक्ट हुआ है आईएमओ में रिसेंटली, और इसका हेडक्वार्टर आई थिंक लंदन में है। कूल है। तो ये भी फैक्ट्स याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी के लिए फिर आई गेस यहीं पे स्टॉप करते हैं। विल टुमारो स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, ठीक है। तो अभी के लिए एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।